हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से इस चैनल पर। फ्रेंड्स, टुडे वी विल स्टडी अबाउट विलियम शेक्सपियर। लास्ट के लेक्चर में हम जो एलिजाबेथन एज तक पढ़ करके और उसके बाद हम यहाँ पर विलियम शेक्सपियर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इनके बारे में हम लोग इनकी बायोग्राफी भी पढ़ेंगे और इसके बाद जो इनके फेमस प्लेज हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, इनके सोनेट्स के बारे में पढ़ेंगे और क्रिटिक्स क्या इनके बारे में मानते हैं और कुछ क्रिटिक्स ने इनको लेकर के क्या अपना ओपिनियन रखा है, हम उसको भी यहाँ पर देखेंगे। फ्रेंड्स, क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में इनके प्लेज को लेकर के आते हैं और प्लेज में कुछ गिवन कैरेक्टर्स होते हैं, उसको लेकर के आते हैं, ठीक है। इसलिए हम उस पॉइंट पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और अभी के लिए हम लोग पढ़ते हैं विलियम शेक्सपियर के बारे में। बायोग्राफी हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो विलियम शेक्सपियर वाज बर्न ऑन, लिखिएगा यहाँ पर, बर्न ऑन 23rd अप्रैल 1564। प्लेस, जगह का क्या नाम था जहाँ इनका जन्म हुआ था? स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवॉन, ठीक है। उसके बाद he was died on 23rd April 1616 मीन्स कि जो इनका जो डेट ऑफ बर्थ है और जो इनका डेथ डे है बोथ आर सेम। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि इवेनो जो है इसी दिन यानी 23rd अप्रैल को ही इवेनो सेलिब्रेट इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज डे टू गिव होमेज टू विलियम शेक्सपियर। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कि जो उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन हुआ था, जो बेसिक एजुकेशन हुआ था, वो ग्रामर स्कूल में हुआ था, ठीक है, ग्रामर स्कूल। और ये स्कूल भी स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन में ही था। ग्रामर स्कूल इन स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, ठीक है। स्टूडेंट, विलियम शेक्सपियर रॉट, लिखिएगा यहाँ पर कि विलियम शेक्सपियर रॉट 37 plays and 154 sonnets। उसके बाद जो इनका जो सोनेट्स, लिखिएगा यहाँ पर एक लाइन और, सोनेट्स फ्रॉम 127 to 154 dedicated to dark lady, dedicated to dark lady। ये जो आप डार्क लेडी देख रहे हैं, ठीक है, ये डिफरेंट प्रकार के स्कॉलर्स डिफरेंट व्यूज़ रखते हैं। बस आप इतना समझ लीजिए कि डार्क लेडी जो कि अननोन है, अभी इस पर लेकर के डिफरेंट स्कॉलर्स का जो लोग भी रिसर्च करते हैं उनका डिफरेंट अपना ओपिनियन रहता है, ठीक है। शेक्सपियर्स थिएटर्स
इनके 2 थिएटर्स भी थे। पहले का नाम था ग्लोब थिएटर एंड दूसरे का नाम क्या था, ब्लैक फ्रेयर्स। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में आप रखेंगे। एंड कुछ दिनों काम करने के बाद जो विलियम शेक्सपियर थे, नाउ ही बिकेम द, लिखिएगा, ही बिकेम द शेयर होल्डर इन a theatrical company चैम्बरलिन, उसका नाम क्या था, चैम्बरलिन्स मैन। ठीक है, और ये जो कंपनी है चैम्बरलिन्स मैन, ठीक है, इसी का जो नेम है वो बदल दिया गया बाद में, और फिर क्या हो गया, उसका नाम दोबारा बदल करके किंग्समैन। ठीक है, लिखिएगा, चैम्बरलिन was changed to Kingsman। ठीक है, विलियम शेक्सपियर was also famous for his sonnet। He discovered one new method of writing sonnet, and that is iambic pentameter। He discovered iambic pentameter in his sonnets। Later I will tell you also what is iambic pentameter, but first write this। नेक्स्ट पॉइंट है कि द फर्स्ट फोलियो इज द फर्स्ट कलेक्टेड एडिशन ऑफ विलियम शेक्सपियर प्ले पब्लिश्ड इन 1623, 7 ईयर आफ्टर हिज डेथ। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो फर्स्ट फोलियो था ये कुछ और नहीं बल्कि ये उनके वर्क्स का एक कलेक्शन था, और ये पब्लिश हुआ था कब, 1623 में। कब हुआ था, 1623 में। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। मैंने आपको बताया हूँ अभी आपको कि 1660 में उनका डेथ हुआ था, तो ये यानी आफ्टर द डेथ ऑफ 7 ईयर दिस वाज पब्लिश्ड। तो इतना सारा काम होने के बाद एक बात आपको मैं और बताना चाहता हूँ कि विलियम शेक्सपियर ने पॉपुलैरिटी और फेमस होने के लिए उन्होंने कोई प्ले नहीं लिखा। ही हैड रिटन ऑल हिज प्ले ओनली टू अर्न मनी, और इन्होंने खूब पैसा भी कमाया। ऐसा माना जाता है कि ही परचेज्ड lots of property in Stratford upon Avon। उन्होंने खूब ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदा, पैसा भी उन्होंने खूब कमाया और उन्होंने प्रॉपर्टी भी खूब खरीदी। और ऐसा स्कॉलर्स का मानना है कि उस समय में इनका जो पेमेंट था वो $200 था। एंड उस समय में क्या, इट वाज considerable अमाउंट। उस वक्त ये एक अच्छा इनकम हुआ करता था। ठीक है, उन्होंने केवल अपने प्ले को ही लिख करके ये सारी चीज़ें कर ली थी। फ्रेंड्स,
एपिटाफ, एक एपिटाफ किसको बोलते हैं? जब भी कोई व्यक्ति की डेथ हो जाती है, ख़ासतौर से क्रिश्चियन में देखा जाता है कि उनके ग्रेवयार्ड के पास में ही एक स्टोन पर कुछ लाइनें लिखी रहती हैं। तो चलिए उस लाइन को भी देख लेते हैं। तो यही एपिटाफ है। क्या है उसमें कि गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर टू डिग द डस्ट इन क्लोज हियर, ब्लेस्ड बी द मैन दैट स्पेयर दोज स्टोन्स एंड कर्स्ड बी दैट मूव्स माई बोन। ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस लाइन्स हैं, ये आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो ये रहा विलियम शेक्सपियर के बारे में। फ्रेंड्स, इसमें यह है कि विलियम शेक्सपियर वाज कंट्रावर्सी फ्री। कंट्रावर्सी फ्री का क्या मतलब हुआ कि उनको जब तक वे जीवित थे, ठीक है, तो किसी भी कंट्रावर्सी में वो नहीं पड़े। ठीक है, इनके लिए एक अच्छा वर्ड्स यूज किया जाता है, बार्डोलेट्री। ठीक है, ये वर्ड्स केवल यूज किया जाता है टू प्रेज, याद रखिएगा, टू प्रेज विलियम शेक्सपियर। ठीक है, और इनके बारे में एक और पॉइंट है, ये है कि बेन जॉनसन ने इनको क्या कहा था? बर्ड ऑफ एवॉन। ठीक है, बाय बेन जॉनसन। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अब चलिए, अब हम यहाँ पर थोड़ा कुछ और देख लेते हैं कि शेक्सपियर्स प्ले इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। शेक्सपियर के कुछ जो इम्पोर्टेंट प्लेस हैं, ठीक है, हम सब प्लेस को देखेंगे, सब जितने भी उनके ड्रामा थे, जितने भी उनके प्लेस थे, हम सब देखेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या था कि ये पहला जो उनका पीरियड्स है वो 1589 टू 93 तक था। ठीक है, और इस दौरान ये सारे प्ले लिखे गए थे। तो उसमें ये है कि किंग हेनरी 6 पार्ट 1 लिखा आया था, उसके बाद किंग हेनरी 6 का पार्ट 2 भी आया, और किंग हेनरी 6 का पार्ट 3 भी आया। ये फ्रेंड्स, ये जो तीनों प्ले हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉनिकल प्ले कहा जाता है। इसको क्रॉनिकल प्ले इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन जैसे कि इस प्ले का संबंध इससे है और इस प्ले का संबंध इससे है, यानी कि ये सभी के सभी जो तीनों प्ले हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और ये जो पीरियड है 1589 टू 93 है, तो दिस वाज द पीरियड ऑफ apprenticeship and experiments। ठीक है, मीन्स कि विलियम शेक्सपियर हैड डन अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट इन हिज राइटिंग while during this period। okay, and now the next play is Titus Andronicus। टीटस एंड्रोनिकस के बारे में एक और फैक्ट आप लोग याद रखेंगे कि दिस वाज द फर्स्ट पब्लिश्ड प्ले। दिस वाज द फर्स्ट पब्लिश्ड प्ले।
और उसके बाद फिर अगला आता है द कॉमेडी ऑफ एरर। ये कॉमेडी है, जैसे ये क्रॉनिकल प्ले थे उसी प्रकार से क्या है, ये कॉमेडी है। ये नाम से ही इसका पता चलता है कि ये कॉमेडी है। ठीक है, बात ये है कि विलियम शेक्सपियर ट्रेजेडी भी लिखते थे, रोमांस भी लिखते थे, और उसी प्रकार से कुछ वो कॉमेडी भी लिखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो प्ले है वो है द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, एंड द नेक्स्ट इज द टेमिंग ऑफ श्रीव एंड द किंग रिचर्ड III। अब फिर शुरुआत होती है यहाँ पर 1593 टू 98। और ये जो है ये आपका सेकेंड पीरियड आ जाता है यहाँ से। तो इसमें लिखा गया जो पहला प्ले था उसमें किंग जॉन था, उसके बाद लव्स लेबर लॉस्ट और रोमियो एंड जूलियट, मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मर्चेंट ऑफ वेनिस, किंग रिचर्ड II और किंग हेनरी IV पार्ट 1, एंड द नेक्स्ट इज किंग हेनरी IV पार्ट 2, एंड द लास्ट में इस पीरियड में आता है द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। इस पीरियड में क्रॉनिकल प्ले तो लिखे ही गए फ्रेंड्स। विलियम शेक्सपियर हैड रिटन क्रॉनिकल प्ले इन दिस एरा ऑल्सो। क्रॉनिकल प्लेस तो लिखे ही गए, साथ ही साथ इसमें क्या लिखा गया, कॉमेडी भी लिखी गई। कॉमेडीज जो प्ले था इसमें कॉमेडी हुआ करती थी, तो वो भी इसमें लिखे गए। इस बात को ध्यान देना है इसमें। ठीक है, कुछ फैक्ट इसमें जान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर है रोमियो एंड जूलियट, तो ये फर्स्ट ग्रेट ट्रेजिडी है, समझ लीजिए यहाँ पर फर्स्ट ग्रेट ट्रेजिडी ऑफ विलियम शेक्सपियर। उसके बाद ये जो है मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मर्चेंट ऑफ वेनिस हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसमें क्या था, ये जो प्ले लिखने के पीछे जो विलियम शेक्सपियर का जो मकसद था वो क्या दिखाना कि इसका जो थीम था वो एंटी जीविश थीम था। ठीक है, और दिस प्ले आल्सो बिकम वेरी कंट्रोवर्शियल आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार। ठीक है, जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ये जो प्ले था वो बहुत कंट्रोवर्शियल हो गया था। ठीक है, और हम लोग इस प्ले को तो बचपन से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ये रोमांस की कैटेगरी में था, इसका रोमांस प्ले था ये। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ भी मैंने आपसे कहा कि क्रॉनिकल प्ले भी लिखे गए और कॉमेडीज़ भी लिखी गई। तो ये जो किंग हेनरी IV पार्ट 1 पार्ट 2 जो है ये फिर यहाँ पर क्रॉनिकल प्ले के कैटेगरीज में फिर आते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट, तो उसके बाद अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम पीरियड में। इसमें क्या था कि ये पीरियड जो था 1598 से लेकर के 1613 तक आया था। ठीक है, तो इसमें जो पहला वर्क है वो क्या है, मच एडो अबाउट नथिंग। इस टाइम पे जो पहला प्ले है वो मच एडो अबाउट नथिंग है। उसके बाद किंग लियर फिफ्थ है, यहाँ पर किंग लियर फिफ्थ हो गया। उसके बाद जूलियस सीजर हो गया। फिर एस यू लाइक इट, हेमलेट, और हेमलेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और ट्वेल्थ नाइट, ट्रेलियस एंड क्रेसिडा, आल्स वेल दैट इंड्स वेल, मेजर फॉर मेजर एंड ओथेलो। एंड फिर नेक्स्ट क्या था, किंग लियर, मैकबेथ, एंटोनी एंड क्लियोपात्रा, द टिमोन ऑफ एथेंस, कैरियोलानस, पेरिक्लीस एंड विंटर्स टेल, द टेम्पेस्ट एंड किंग हेनरी एट्थ। यहाँ पर ये जो टेम्पेस्ट है फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी प्ले मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा इसमें, इस कैटेगरीज में कौन कौन से प्ले इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें हेमलेट इंपॉर्टेंट कहने का मतलब ये है कि इस प्ले के हमें कुछ लाइंस भी याद रखनी होंगी, फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आते हैं। तो हेमलेट के आते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर मैकबेथ के आते हैं, इसको याद रखेंगे मैकबेथ के। फिर एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा के आते हैं। ठीक है,
और ये जो टेम्पेस्ट है इसको भी हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। इसके भी लाइंस को, इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस को हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टेम्पेस्ट में कॉलोनियल थीम को दिखाया गया है, जो कॉलोनियल डोमिनेशन था, जब ब्रिटेन जगह जगह देशों पे जा कर के कब्जा किया करता था, तो फिर उसका थीम ये है, ठीक है। तो कॉलोनियल डोमिनेशन, ये जो टेम्पेस्ट है इसका ये थीम है, ठीक है। और ये जो पीरियड था इसमें ग्रेट ट्रेजिडीज़ भी लिखी गई थी और ड्रामेटिक रोमांस भी इस पीरियड में लिखा गया था, ठीक है। क्या क्या लिखा गया? ग्रेट ट्रेजिडीज़, याद रखिएगा यहाँ पर, ग्रेट ट्रेजिडीज़ एंड ड्रामेटिक रोमांस, इस पीरियड में लिखे गए, ठीक है।